नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, इसको लेकर के अब बहुत ही स्पष्ट रूप से छात्र बनाम सरकार की लड़ाई शुरू हो गई। जी हां, सरकार जो कि नहीं चाहती कि ये फिल्म देखी जाए या डॉक्यूमेंट्री देखी जाए, और खास तौर से इसकी पब्लिक स्क्रीनिंग। हम आपको ये भी बता दें कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दिल्ली में खास तौर से ये बोला गया कि आपको देखना है अपने फोन में देख लीजिए, ऐसे बैठ करके स्क्रीनिंग, पब्लिक स्क्रीनिंग मत करिए। तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में यह दृश्य देखने को मिला। डीयू के बाहर छात्रों और पुलिस में जमकर झड़प हुई है। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया है। दरअसल हुआ यह कि एनएसयूआई यानी कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, कांग्रेस की जो विंग है, और केएसयू से जुड़े हुए छात्र बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग दिल्ली विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में करना चाहते थे। इन्हें यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। जैसे कि आपको मालूम है, इससे पहले अलग अलग विश्वविद्यालयों में यही चीज हो रही है। जेएनयू से शुरुआत हुई थी इसकी, वो अभी आएंगे उस बात पर। भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर तैनात किया गया। छात्र स्क्रीनिंग की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच टकराव शुरू हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस को कैंपस में अंदर जाना पड़ा, इसकी इजाजत दे दी गई। अब आप जानते हैं कि ये जेएनयू में जो हुआ था, उसके बाद और जामिया में जो हुआ था, जब पुलिस अंदर घुस गई थी, घुस अभी भी सकती है कानूनी रूप से पुलिस, लेकिन एक बात ये बोली जाती है कि आप इजाजत ले लें प्रशासन की, जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसकी। तो यहां वो इजाजत मिल गई, वो अंदर चले गए। अब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक के बावजूद कई विश्वविद्यालय में छात्र इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। लेकिन आज क्या हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उस पर क्या कहना है छात्रों का और पुलिस का, आइए पहले वो सुनते हैं। स्क्रीनिंग हो रही थी, हम उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, हम उन्हें देखने के लिए गए थे। हमें गार्ड्स ने पोस्टर फाड़ दिया, यहाँ शर्ट फटे हैं और हमें बाहर निकाल दिया गया बहुत जबरदस्ती के साथ। और अंदर अभी भी शायद चल रहा हो, अभी भी अंदर चल रहा है। अंदर स्क्रीनिंग हो रही है। जी, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करते। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म पत्रकारिता अभी हो रही है, कोशिश जारी है, लेकिन कोशिश जारी है। अभी हमें पता नहीं, हमें बाहर भेज दिया गया, अब हम नहीं जानते। पीसफुली स्क्रीनिंग करने जा रहे थे, हमारा लैपटॉप सब कुछ छीन लिया पुलिस ने। they have taken away our laptops and all our electrical instruments, so we are not able to do that now. So we are protesting against this brutal action of Delhi police. हमारा अधिकार है, इतने डरे हुए क्यों है? अगर बीबीसी गलत नहीं है, आप केस करिए उनके ऊपर। अगर फॉल्स दिखा रहे, प्रोपेगेंडा चला रहे, वो कह रहे हैं कि हमारे अपोनेंट ने चलवाया है। अरे भैया, आपके उसमें लोग, मंत्री लोग बोल रहे हैं फेक इन्फॉर्मेशन का है। उन्होंने जो दिखाया, खाली जो फैक्ट दिखाए हैं, आप कह रहे चलाएंगे नहीं, आप चलाएंगे। आप पुलिस बुलाइए, हम जाएंगे, हम जेल जाने तैयार है, पर ये स्क्रीनिंग होगी, कोई रोकने वाला नहीं है इसको। अंदर कैंपस में आए और इस रिक्वेस्ट का दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या जवाब? बिल्कुल, आपकी बात ये देखिए, हमें अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने, जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज हैं, उन्होंने लिख के दिया था कि अंदर अगर सिचुएशन खराब हो सकती है और आप इस पे जो है कृपया अंदर आके सिचुएशन हैंडल करिए। तो जब तक कि हमने अभी एंटर कर रहे थे, उतनी देर में ये खुद ही बच्चे जो थे वहां से तितर बितर हो गए। सिचुएशन इज नॉर्मल नाउ। सर, अंदर की मौजूदा स्थिति क्या है? अभी अंदर, हाँ जी, अंदर अभी हम देख रहे हैं, साफ है। थोड़ी देर में हम लोग अंदर। अब आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारे दोनों संवाददाता तनुश्री पांडे और परिमल कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय से क्या बता रहे हैं। उन्होंने दिन भर में क्या देखा, शाम को ये जो पूरा टकराव जो देखने को मिला, वो क्या रहा था वहां। ये दोनों वहां मौजूद थे, इन्होंने ये रिपोर्ट दी। Well, absolutely unprecedented situation. You can see inside arts faculty at North Campus in Delhi University. On more than 500 students you can see there who are protesting, and now they are sloganeering saying, "Go back, Delhi police." That's a major face-off between the Delhi police and the students at arts faculty. You can see there they are sloganeering saying, "Go back, Delhi police." And many students are from the fraternity movement. These are students of arts faculty. क्यों इसको उठाया आप? क्यों उठाया?
ये तो ये स्टूडेंट नहीं है। नहीं। So Delhi, so the Delhi police is continuously saying that these are not students of arts faculty, but these are anti-social elements. That's what the Delhi police is saying. But the students are maintaining that they are students. They were not even watching. They were not even, they did not even start the screening of the BBC docu-series. Before that, they were detained and being manhandled by the Delhi police. I'll try and get in a word, but here the situation is unprecedented. As you can see, आप कॉलेज से आई हैं मैम? आप आर्ट्स फैकल्टी पे पढ़ते हैं? नहीं, I'm studying in Hindu college. So what is happening here? That we have arranged a fraternity movement. DU have initiated and arranged a screening inside the campus. Right. Yeah, today at 5 p.m. And we were about to start the screening, and we have just started and said that we are going to start. And at that time itself, many of the goons came and attacked and dragged inside from the campus. Even after the 5 p.m. the gates were closed and the students were not allowed to enter the campus, but the Sanghi goons were entering the campus and beating and manhandling. फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 24 छात्र हिरासत में लिए गए हैं पुलिस के द्वारा, और यहाँ पर वैसे कोई छात्र अब यहाँ पे नहीं मौजूदगी है जो स्क्रीनिंग करना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे गैदरिंग आपको दिखेगी, पुलिस बल की मौजूदगी दिखेगी। आप देखिए यहाँ पर नॉर्थ कैंपस में जो आर्ट्स फैकल्टी है वहाँ पर ये पुलिस की मौजूदगी अच्छी खासी यहाँ पर नज़र आएगी। और ये पुलिस इसी के मद्देनज़र है कि 4 और 5 बजे कोशिश की गई कि जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी उसका मंचन किया जा सके, उसको देखा जा सके, और उसको लेकर डिटेन की कोशिश हुई। धारा 144 लगाई गई। साथ में ये भी हुआ है कि जो DU की VC हैं उनको भी थ्रेटनिंग कॉल मिले हैं। ये प्रॉक्टर के मुताबिक है कि DU की VC को थ्रेटनिंग कॉल दिया गया है, उनको दिया गया, किसी ने कॉल किया है, पुलिस उसकी भी छानबीन कर रही है। तो यहाँ पर गैदरिंग किस तरीके से वो भी आप देखिए। यहाँ पर जो लोग हैं मीडिया वाले हैं या कुछ वैसे स्टूडेंट हैं जो DU में पढ़ते हैं, लेकिन उनका स्क्रीनिंग से कोई लेना देना नहीं। इससे पहले हमने देखा कि मद्रास यूनिवर्सिटी हो जाए, अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो जाए, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो जाए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो जाए, JNU हो जाए, जामिया मिलिया इस्लामिया हो जाए, हर जगह पर यह कोशिश हो रही थी कि इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हो पाए। लेकिन यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि इससे पहले करीब 4-5 दिन पहले INB मिनिस्ट्री ने सीधे तौर पर एडवाइजरी जारी की थी, और इसमें यह कहा था कि जिस भी YouTube प्लेटफॉर्म पे है, जिस किसी ने सोशल मीडिया के जरिए इसको साझा करने की कोशिश की है, ट्विटर प्लेटफॉर्म के जरिए, उन सब से हटाया गया है, YouTube को ब्लॉक किया गया है। इसमें MHA से लेकर INB मिनिस्ट्री हो, IT मिनिस्ट्री हो, या फिर सीधे तौर पर और जो मंत्रालय हैं सरकार के, वो बहुत एक्टिव हैं और वो नहीं चाहते कि इसका मंचन हो पाए। इसके बावजूद अलग अलग यूनिवर्सिटी में एक कोशिश जो है वो जरूर हो रही है। तो ये था दिल्ली विश्वविद्यालय का हाल। किस चीज को लेकर के? एक डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्री के बारे में अगर सरकार ना बोलती, ना ये बताती कि हम सोशल मीडिया पे इसकी क्लिप्स हटा रहे हैं, तो इतना बवाल नहीं कटता। लेकिन बोल करके क्या सरकार ने और ज्यादा लोगों को थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, उत्सुकता जगाई है कि हम भी तो देखें इसमें क्या है, जिसको लेकर के ये सारी चीजें हो गई। अब ये तो दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो गई। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में BBC की फिल्म, ये जो डॉक्यू सीरीज है, ये दिखाए जाने की खबरें आई, लेकिन फिर ये भी खबर आई कि बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। डॉक्यूमेंट्री है, BBC द्वारा जो बनाया गया डॉक्यूमेंट्री है, इसका स्क्रीनिंग छात्रों द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, आयोजन किया गया था। स्क्रीनिंग बीच में बंद हो गया क्योंकि पावर कट हो गया था, लेकिन अब फिर से जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट ऑन है, तो मतलब बिजली का कनेक्शन वापस आ गया है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं अंदर, यहाँ पे स्क्रीनिंग शुरू हो गया है। तो ये ऐसा अभी स्क्रीनिंग यहाँ पे शुरू हो गया है, और आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीनिंग अंदर चल रहा है। इस वक्त छात्र फिर वापस आ रहे हैं स्क्रीनिंग जो डॉक्यूमेंट्री है उसको देखने के लिए। कुछ देर पहले जब स्क्रीनिंग बंद हो गया था पावर कट की वजह से, तब यहाँ पे बताया गया था इन छात्रों द्वारा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने पावर बंद कर दिया, इसीलिए ये स्क्रीनिंग बंद करना पड़ा।
हमारे साथ जुड़ रहे इस वक्त एसएफआई के एक मेंबर है जो इस स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एसएफआई। तो आपसे जानना चाहेंगे कि स्क्रीनिंग क्यों बंद हुआ और अब वापस शुरू हो गया, मतलब पावर आ गया है? ये जो पावर आना हुआ ये हमारे प्रोटेस्ट की वजह से हुआ। अथॉरिटी ने हमको ट्राई किया कि हम लोग स्क्रीनिंग नहीं करा पाए, ये ट्राई किया। जैसे 2019 में राम के नाम सिनेमा हम जो डॉक्यूमेंट्री दिखाने के ट्राई किए, तब भी इस राज्य सरकार के मदद में और हमारे अथॉरिटी के परमिशन नहीं मिलने की वजह से हम सिनेमा नहीं दिखा पाए। आज भी सेम सिचुएशन हुआ, पर हमारे प्रोटेस्ट, हमारे नारे, हमारे अथॉरिटी से बातचीत, ये हमको स्क्रीनिंग करने की परमिशन अभी मिली, मतलब पावर मिला। परमिशन तो नहीं दिया गया? परमिशन तो कभी नहीं दिया गया। अथॉरिटी ने बोला था। ये जगह क्या है जो यूनिवर्सिटी के अंदर? ये जगह, ये जनरल कॉमन रूम, ये जनरल कॉमन रूम है यूनिवर्सिटी के अंदर। अब देखिए, इस हफ्ते एक डॉक्यूमेंट्री आई, एक बार फिर से आपको बता दें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके। अब हालांकि सब लोगों को खबर तो देख ही रहे हैं, उनको पता ही है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्री आई बीबीसी की, जो सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में लॉन्च हुई, यहां हुई भी नहीं थी। इस पर सरकार ने के जो लोग हैं उन्होंने इसके कुछ हिस्सों को जो शेयर किया जा रहा था सोशल मीडिया पर, उस पर यह बोला कि नहीं भाई इसको मत कीजिए। इस पर एक नियम लगा दिया कि इसको हटाया जाए। अब फिर क्या था, उत्सुकता और बढ़ी और फिर जेएनयू से इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की बात आई और उसके बाद कई जगहों से डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद और टकराव सामने आता रहा। आइए आपको बताते हैं कि कब कब कहां विश्वविद्यालय थिएटर में तब्दील हो गए। हैदराबाद विश्वविद्यालय 21 जनवरी डॉक्यूमेंट्री की यहां पर हुई स्क्रीनिंग। ये भारत का मैप है, भारत का नक्शा, ये तेलंगाना में हैदराबाद। यहां पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई हैदराबाद विश्वविद्यालय। एसआईओ और एमएसएफ के छात्र संगठनों ने यह स्क्रीनिंग कर दी। एबीवीपी ने शिकायत की कि यह क्या हो रहा है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना जवाब मांगा उन लोगों से कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन तब तक स्क्रीनिंग हो चुकी। फिर 24 जनवरी जेएनयू, कई छात्रों ने मोबाइल और लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री देखी, क्योंकि उनका भी स्क्रीनिंग का प्लान था, लेकिन प्रशासन ने बिजली कट कर दी। वो अपना लैपटॉप पे देखने लगे, लेकिन देर रात में हंगामा हुआ और पत्थरबाजी के भी आरोप लगे। नाराज छात्रों ने जेएनयू के गेट तक का मार्च भी किया। तस्वीरें तो आपने देखी। इसके साथ साथ धीरे धीरे मामला पूरे देश भर में फैलता रहा। कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी केरल में 25 जनवरी को एसएफआई ने स्क्रीनिंग की। बीजेपी युवा मोर्चा ने स्क्रीनिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली जो है 25 जनवरी को, यहां पर भी स्क्रीनिंग हुई। छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री दिखाने की बात कही। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। छात्रों और पुलिस में टकराव हुआ। कुछ छात्र हिरासत में भी लिए गए। ये कुछ दिनों पहले की बात थी। अब बात करते हैं 26 जनवरी यानी कि कल, जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता। 26 जनवरी को छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कर दी। स्क्रीनिंग हो भी गई। प्रेसिडेंसी कॉलेज 26 जनवरी एसएफआई ने विक्टोरिया हॉस्टल में स्क्रीनिंग की। एबीवीपी ने कहा वो कश्मीर फाइल्स की भी स्क्रीनिंग करेंगे। फिर 26 जनवरी को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में फिर से स्क्रीनिंग हुई। आप देख रहे हैं, मतलब रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। इतने तो पठान के थिएटर में नहीं लगे हैं रन, जितना यहां पर विश्वविद्यालय में छात्र लगा दिए दे रहे हैं इस डॉक्यूमेंट्री का। एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। एबीवीपी ने फिल्म कश्मीर फाइल्स की भी स्क्रीनिंग कर दी। मद्रास यूनिवर्सिटी चेन्नई में 27 जनवरी को यानी कि आज दोपहर 3 बजे स्क्रीनिंग होनी थी। कॉलेज प्रशासन ने फिर इजाजत यहां पर भी नहीं दी, तो फिर वही हुआ, लैपटॉप और ब्लूटूथ स्पीकर लगा करके बच्चों ने अपना देख लिया। अंबेडकर विश्वविद्यालय नई दिल्ली आज दोपहर में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करना चाहती थी एसएफआई, पुलिस ने स्क्रीनिंग को रोक दिया। और दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसके हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, वहां मामला थोड़ा सा उग्र हो गया। आर्ट्स फैकल्टी में एनएसयूआई और केएसयू ये स्क्रीनिंग करना चाहती थी। स्क्रीनिंग की इजाजत नहीं दी गई। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात हो गए। धारा 144 लगाई गई। छात्रों और पुलिस के बीच जमकर टकराव शुरू हो गया। वहीं प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है कलकत्ता में, वहां पर भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। तो ये अलग अलग जगह हैं जहां देश में ये स्क्रीनिंग हो रही है, विश्वविद्यालयों में, छात्रों में। और एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि यहां पर एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर के, और सरकार ने शुरुआत में जो डॉक्यूमेंट्री के कुछ अंश सोशल मीडिया से हटवा दिए,
अब विश्वविद्यालयों में एक जंग सी छिड़ गई है सरकार के खिलाफ। सरकार बनाम छात्र की ये लड़ाई शुरू हो गई। क्यों हो रही है ये, और क्यों ये बीड़ा उठाया है छात्रों ने, और क्या ये सही है? इन्हीं सब चीजों पर आइए चर्चा करते हैं। और चर्चा हम और किसी से नहीं करेंगे, इन्हीं छात्र संगठनों के लोगों से करेंगे जो स्क्रीनिंग को लेकर के, कुछ लोग स्क्रीनिंग के पक्ष में हैं और कुछ उसके खिलाफ। मैं स्वागत करना चाहता हूं विनय कुमार यादव, इंचार्ज हैं जेएनयू एनएसयूआई के, अभिषेक कुमार नेता हैं एसएफआई के, और रोहित शर्मा नेता हैं एबीवीपी के। रोहित, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं क्योंकि बाकी जो दो मेहमान हैं हमारे, उनका मत तो हमें पता ही है, ठीक है, वो तो स्क्रीनिंग चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्यों लगता है कि इसकी स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बैन तो नहीं है, इस डॉक्यूमेंट्री पे बैन थोड़ी है, तो देखे जिसको देखना है। सभी को नमस्ते। जो आज स्क्रीनिंग करने का एक प्रयास जो एनएसयूआई और जो लिफ्ट के कुछ संगठन थे उन्होंने एक प्रयास किया है, उसके ऊपर अपने विश्वविद्यालय प्रशासन और जो दिल्ली पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा एक्शन लिया गया। उन्होंने बताया है कि इस स्क्रीनिंग को करने का जो संगठन है, इन्होंने पहले परमिशन नहीं ली थी, जिसके बाद ये प्रयास ये जो है इनके ऊपर एक्शन किया गया है। आपने जो क्वेश्चन किया सर कि इसकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं होनी चाहिए, जिस मामले को आज दिखाया जा रहा है बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के द्वारा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि बीबीसी जो कि एक कॉलोनियल माइंडसेट को रिप्रेजेंट करती है, और इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए आज जब भारत पूरे विश्व में एक विश्व गुरु के तौर पे, एक हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के तौर पे उभर रहा है, पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है, एक ऐसे समय में एक मैं बोलूंगा प्रोपेगेंडा, एक प्रकार का एक प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे भारत की छवि धूमिल हो। तो जिस मामले को लेकर भारत का सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूटिव इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्था है, उसने क्लीन चिट दे रखी है, सारा मामला क्लियर हो चुका है। उसके बाद एक कॉलोनियल माइंडसेट वाले एक मीडिया हाउस द्वारा भारत की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की चीजें कैंपस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभिषेक कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने अभी सुना रोहित का कहना है कैंपस में कम से कम ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि एक विदेशी मीडिया कंपनी है जो कि भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। जी, मैंने सुना उनको, और रोहित जी बोल रहे थे कि भारत एक विश्व गुरु बनने की ओर है। जी, मैं बिल्कुल मानता हूं, भारत एक विश्व गुरु बनने की ओर है। और जब हम ये बात कहते हैं, और जब हमारे प्रधानमंत्री भी ये बात कहते हैं कि भारत में बाहर से यूनिवर्सिटीज आएंगी, बाहर से विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज को यहाँ पे कैंपस खोलने का मौका दिया जाएगा, और पर जब हम एकेडमिक एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा दर्जा होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। रोहित जी ने बोला कि वो एक कॉलोनियल माइंडसेट के साथ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। चलिए ठीक है, मैं उनकी बात भी मान लेता हूं, वो एक कॉलोनियल माइंडसेट, एक व्हाइट प्रोपेगेंडा है, पर क्या वो इतने हमारे भारत के छात्रों को, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के छात्रों को इतना बेवकूफ समझते हैं कि हम उस मूवी को देख के अब ऑब्जेक्टिवली ये सोच नहीं पाएंगे कि ये प्रोपेगेंडा है या सच है? हम किताबें भी पढ़ते हैं जो कॉलोनियल मास्टर्स ने हमारे हिस्ट्री में लिखी हैं, चाहे वो जेम्स मिल हो, अलग अलग राइटर्स ने लिखी हैं, और हम उनके प्रोपेगेंडा को समझते हैं, ब्रिटिशर्स ने कैसे हमें डिवाइड करने की कोशिश की, और उसको हम ऑब्जेक्टिवली पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्या हमारे छात्रों में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम वो डॉक्यूमेंट्री देख के समझ पाए कि नहीं ये तो झूठ है या सच है? ये आप हम पे छोड़ दीजिए ना, जैसे ही किताबें हम पे छोड़ी गई हैं, पढ़िए और समझिए और आप डिसाइड करिए। मूवी भी आप छोड़ दीजिए। जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप देखिए, अंबेडकर विश्वविद्यालय में दिल्ली में बिजली काटी गई, जामिया में 7-8 छात्रों को डिटेन करके रात भर थाने में रखा गया। ऐसी जगह थाना था, वहां तक कैब भी नहीं मिल पा रही थी, हमारे कोई दोस्त पहुंच नहीं पा रहे थे। जेएनयू में बिजली काटी गई। तो ये सब एटमॉस्फेयर क्या बाहर की यूनिवर्सिटीज को इंडिया में आने के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वहां पे ये एकेडमिक एटमॉस्फेयर है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन जो चीज नहीं चाहता है वहां बिजली काट दे रहा है? क्या ये एकेडमिक एटमॉस्फेयर यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जी,
विनय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना कि एक बात ये कही जा रही है कि आप लोगों पर छोड़ दीजिए कि वो अपना मत बना लें। अब सरकार की तरफ से, या रोहित जी की अगर बात कर लें, सरकार छोड़ दीजिए, बड़े लोग वो तो, रोहित जी की अगर बात कर लें, रोहित जी का ये कहना है कि क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात, आप चाहते ही नहीं है कि मामला सेटल हो। अदालतों ने मामला सेटल कर दिया। एक एजेंसी है जो कि वो जख्म को रेद रही है, क्यों करना? देखिए सर, इस पर आपका क्या जवाब है? पहली बात तो ये, अभी जो हमारे भाई साहब बोल रहे हैं बीबीपी के, मैं उनको बातों को जवाब दे रहा हूँ कि जब भी मोदी जी जब विदेश में जाते थे, चाहे किसी देश में, जब इंग्लैंड भी गए थे, उनका रेड कारपेट पे स्वागत किया गया था। वही इंग्लैंड है जो कहते थे दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। आज क्यों घबरा रहे हो मेरे भाई और मेरे साथी, और मोदी सरकार क्यों घबरा रही है? जब उसी देश के बीबीसी जैसे चैनल ने या यूट्यूब ने जब उनकी एक डॉक्यूमेंट्री, उन्होंने जो कर्म किए हैं गुजरात में, जो 2002 में दंगा करवाए थे, उनके ही जो सही गलत का डॉक्यूमेंट्री में जो भी मूवी बनाई गई, उसको अगर छात्र जानना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है सही गलत, क्योंकि उस समय छात्र नहीं थे। अभी जो छात्र यंग है, जब वो घटनाएं पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उनको, और बीबीसी जैसे एक विदेशी चैनल ने बनाया डॉक्यूमेंट्री, सभी छात्र हिंदुस्तान को जानना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी की क्या सच्चाई है, और यही कहते थे विदेश में हमारा बहुत डंका बज रहा। अब वही कह रहे हैं विनय जी, मैं यही सवाल है। देखिए एक चीज, जो लोगों ने डॉक्यूमेंट्री ये देखी है, उनका ये कहना है कि इस डॉक्यूमेंट्री में जो चीज जैसे जैसे हुई वो सब लिखा है, वो बताया गया है, और उसके बाद इसमें यह भी बताया गया है डॉक्यूमेंट्री में कि अदालती कार्रवाई हुई और अदालत ने जो फैसला लिया उसका जिक्र भी कर दिया है। यानी कि आप ये समझिए कि एक क्रोनोलॉजी समझा दी, एक क्रॉनिकल कर दिया इसको कि भाई ऐसे 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 हुआ। तो अगर डॉक्यूमेंट्री खुद कह रही है कि अदालत ने उनको बरी कर दिया, मैं वही करा, फिर डॉक्यूमेंट्री ये भी साक्ष्य कर रहे हैं उनको बरी कर दिया। उसके बाद भी ये हमारे भाई साहब कश्मीर राइफल जेएनयू में ग्रीन कारपेट पे बड़ी स्क्रीन पे दिखाया अभी कुछ दिन पहले, और जेएनयू में मैं था वहां पर, जब इन्होंने ये लोग जब बच्चे देखना चाहते थे डॉक्यूमेंट्री, जो कि छात्र संघ ने ऑर्गेनाइज किया था डॉक्यूमेंट्री दिखाने का, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, उसके बाद सभी, कोई संगठन नहीं था वहां, इलेक्टेड मेंबर ने वहां पर स्क्रीनिंग दिखाने के लिए छात्र संघ भवन में ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम। अगर एबीवीपी देखना चाहती थी तो पत्थर लेकर क्यों आया? वहां सभी साथी का वेलकम था, सभी संगठन के लोग जाकर देख रहे थे। छात्र तो हर जगह हर राज्य से आए हैं ना, जेएनयू एक देश है, समझो, जामिया एक देश है, दिल्ली विश्वविद्यालय एक देश है, सभी राज्य के छात्र पढ़ते हैं। चलिए मैं ये जरा रोहित जी से इसका जवाब ले लूं। रोहित जी, आप ये बताइए, आपने अपने जो साथी हैं उनकी बात सुन ली, उनका तो ये कहना है कि जब डॉक्यूमेंट्री में, मैंने तो नहीं देखी, वो कुछ बता रहे थे कि मतलब उसमें इस सब का जिक्र है, मुझे भी यही बताया गया है। तो जब डॉक्यूमेंट्री में ये चीज बता दी गई है कि भाई ये हुआ और अदालती कार्रवाई में ये नतीजा आया, फिर क्या दिक्कत है? भाई हकीकत पर तो लोग डॉक्यूमेंट्री बनाते ही है ना, तो आप चलने दीजिए, फिर आपत्ति क्या है? बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्री बनती है और उसको देखा भी जाता है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्री, अभी जिक्र कर रहे थे कि रेड कॉर्पेट की बात कर रहे थे, फॉरेन अफेयर्स की बात कर रहे थे, तो जिस कंट्री में ने ये एजेंसी ने ये बनाया है, डॉक्यूमेंट्री ये बनाने का काम किया है, उसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने और वहां के प्राइम मिनिस्टर ने ही इसका खंडन किया है। दूसरी बात कि डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए सर, कैंपस में दिखाना चाहिए, लेकिन जब कोई डॉक्यूमेंट्री, जब कोई ऐसा वीडियो जब समाज में एक विभेद पैदा करने का काम करे, जब कोई उन्होंने कर्म किया है, उन्होंने राज्य में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने काम करवाया है, तो अगर देश के सभी छात्र जानना चाहते हैं, इलेक्टेड मेंबर इस देश के लोग इस देश के छात्र देखना चाह रहे हैं। रोहित जी, इस देश के छात्र जानना चाह रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? इस देश के सभी वर्ग के, सभी समुदाय के छात्र हैं, कोई विशेष नहीं है, सभी वहाँ, सभी छात्र ये देखना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट्री में क्या है। आखिर एबीवीपी क्यों नहीं साथ आकर डॉक्यूमेंट्री देखना चाह रही? वो भी तो है छात्र।
वो भी पत्थर सर, को ये क्यों आ रहे हैं? दिल्ली ये जो विश्वविद्यालय विनय जी पुलिस से बात अरेस्ट बता कराने रहे का हैं, क्यों काम कर रहे हैं? ये जो विनय जी बात बता रहे हैं कि छात्र जानना चाहता है, सर आज आप दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने स्टूडेंट्स वहां पे थे, मैं उनको स्टूडेंट्स बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि वो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र नहीं थे, और इवन उनके पास आईडी कार्ड नहीं थे सर, आपकी तरह वो डंडे लाठी केवल लेकर और बाहर केवल नहीं एंटी आते सोशल हैं, एलिमेंट्स थे, आपकी तरह क्योंकि जेलों में आज लाठी लेकर नहीं जब आते हैं, पूरा देश आपकी तरह पत्थरबाजी नहीं करते हैं। वो एनएसयूआई के छात्र थे, हर कॉलेज के छात्र थे, ये संघ सर, के पुलिस- गुंडे नहीं है, विनय जी, ABVP पुलिस गुंडे के पास नहीं है। प्रूफ है। कैसी बात कर रहे हो आप? एबीवीपी के गुंडे नहीं है, एनएसयूआई के पढ़े लिखे छात्र हैं, कॉलेज के छात्र हैं। कैसी बात विनय कर जी रहे हो आप? चिल्लाना बंद करो आप। नहीं, ये नहीं, देखिए चिल्लाना चीखना चिल्लाना नहीं, नहीं आपको और क्या व्यक्तिगत चाहिए? टिप्पणी आपको नहीं, अपनी पता बात है, रखिए, NSUI अपनी बात रखिए। यादव जी अपनी बात रखिए, बिना चीखे चिल्लाए, बिना चीखे चिल्लाए। मैं एक बार जरा अभिषेक कुमार के पास भी जाऊं। और कौन से लोग हैं जो कि पत्थर चलाने का काम करते हैं, कौन से लोग हैं जो बम चलाने का काम करते हैं, और पुलिस के पास मेरा उनका सवाल रिकॉर्ड है। एकदम छोटा सा सिंपल सा था, मैं रोहित जी से दोबारा पूछ दूं। रोहित जी, अगर ये डॉक्यूमेंट्री जैसा कि बताया जा रहा है कि इतिहास में जो जो चीजें हुई उसको वैसे का वैसे बता देता है, अदालती कार्रवाई में क्या हुआ वो भी बता देता है, तो फिर दिक्कत क्या है? देख लें छात्र। दिक्कत ये है सर, दिक्कत ये है कि जिस मैटर पे हमारे इस देश के सर्वोच्च जो संवैधानिक संस्था है उसने क्लीन चिट दे रखा है, तो क्लीन चिट भी उसमें डॉक्यूमेंट्री में है ऐसा बताया जा रहा है, यही तो मैं पूछ रहा हूं। लेकिन क्लीन सर चिट भी तो अगर- बता दिया। लेकिन सर मैंने देखी नहीं है डॉक्यूमेंट्री, लेकिन उसके ऊपर अगर डिस्टॉर्टेड वे में अगर उसको तथ्य को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाए तो इसके ऊपर आपत्ति है सर। अगर कोई लेकिन रोहित जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, रोहित जी आपने डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं और उससे पहले ही आपने बोल दिया कि डॉक्यूमेंट्री देश विरोधी, डॉक्यूमेंट्री ऐसी वैसी, बिना देखे। सर जो तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं मैं उनके ऊपर बता रहा हूं कि अगर कोई मीडिया चैनल, अगर कोई फॉरेन मीडिया चैनल अगर हमारे देश की जो संप्रभुता है उसके ऊपर मीडिया ट्रायल करेगा तो बिल्कुल एबीवीपी इसका विरोध करती है, बिल्कुल एबीवीपी इस प्रकार की किसी भी प्रकार की आखिरी जरा कमेंट ले लें अभिषेक कुमार जी का। अभिषेक जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर डॉक्यूमेंट्री, एक सेकेंड अभिषेक जी, लास्ट कमेंट अभिषेक जी, अगर डॉक्यूमेंट्री साफ साफ, अभिषेक जी, अभिषेक जी आखिरी कमेंट आप मुझे बताइए, अगर डॉक्यूमेंट्री ये बताती है। पहली तो बहुत हंसी की बात, हाँ बोलिए बोलिए आप अपनी पहली बात तो ये बहुत हंसी की बात है, सुन के मुझे काफी हंसी आई जब आपने मुझे बताया कि एबीवीपी ने कश्मीर फाइल्स की भी स्क्रीनिंग की है। मेरे हिसाब से अगर एबीवीपी ये मानता है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री प्रोपेगेंडा है, जो कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, पर मैं ये जरूर श्योर हो गया हूं कि एबीवीपी ये जरूर मानता है कि कश्मीर फाइल एक प्रोपेगेंडा है, इसीलिए उन्होंने उसकी डॉक्यूमेंट्री की है। चलिए ये तो खैर एक छोटा सा कमेंट था मेरा। जो बात यह है कि अगर उसमें तथ्य तरोड़ के पेश किए गए हैं तो सरकार को अगर लगता है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पे की छवि पे एक दाग पड़ रहा है तो सरकार उस पर कार्यवाही करे, सबसे पहली तो बात है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बैन करने का ऑप्शंस है, बीबीसी पे चलिए आपका फ्रेम फ्रीज कर गया, लेकिन आपकी बात मैं समझ गया। विनय जी, अभिषेक जी और रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। छात्रों के मन में क्या है, छात्र संगठन जो है उनके मन में क्या है, ये जानना बहुत जरूरी होता है और वही हमने करने की कोशिश की। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर पर। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की जोधैया बाई उन 91 लोगों में है, उन 91 लोगों में शुमार हुई है जिन्हें इस बार पद्मश्री से नवाजा गया है, ये सम्मान मिला। 84 वर्ष उम्र पर जोधैया बाई ने रंगों से अपनी और उमरिया जिले की अलग अलग पहचान बनाई, लेकिन उसी जिले में वो एक आवास के लिए तरस रही, एक घर के लिए। उनका यह कहना है कि पिछले साल प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान भी उन्होंने इसका जिक्र किया था, लेकिन अभी तक उन्हें घर नहीं मिला है। वहीं प्रशासन का कहना है कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है। आइए जरा देखते हैं प्रस्तुति।
तो यही हाथ जोड़ के बोलता हूँ मोदी से शिवराज से कि मेरे को पक्का मकान दे दो। मैं बहुत गरीब परिस्थिति हूँ, क्या है कि मेरे को अकेले न बना खा सकती हूँ न कुछ कर सकती हूँ, अपना बच्चा पालता है, मैं कहाँ रहूँ। 84 साल की जोधैया अम्मा उमरिया जिले के लोढ़ा गांव में इस मड़ैया में रहती हैं। इस उम्र में कूची ने कमाल किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित हुई, अब पद्मश्री मिला है। लेकिन इसी उम्र में बर्तन भी मांजती हैं, घर में झाड़ू भी लगाती हैं। संघर्ष की कहानी 14 साल की उम्र में शादी से शुरू हो गई। पति की मौत के बाद 2 बच्चों को पाला, मजदूरी की, पत्थर तोड़े, देसी शराब भी बेची। 70 साल की उम्र में शांति निकेतन के आशीष स्वामी से मिली। 2008 में जनगण तस्वीर खाना से कूची पकड़ी, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसे जब देखती ये झोपड़ी नजर आती। कहती हैं अधिकारियों, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ने आश्वासन दिया, लेकिन घर नहीं मिला। पान भी गाई हो, लिपट पा रहे हो मोदी जी से, अब मोदी जी बोलते हैं क्या हम मिलेगा, बन जाएगा तुम्हारा मकान। आज तक नहीं मिला है मेरे को। मैं तो बोलती हूँ कि शिवराज सिंह मोदी मेरे को पक्का घर दिवा दो, बनवा के दो, चाहे मैं बनवा लूँ बस। अम्मा के परिवार में 2 बेटे, बहू और नाती हैं। दोनों बेटे मजदूरी करते हैं। बेटों को आवास मिला है। प्रधानमंत्री आवास के नियम कहते हैं आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन करने वाला गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए। आवेदक के नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए। आवास योजना के तहत एक परिवार में केवल एक ही आवास का निर्माण किया जाएगा। ऐसे में प्रशासन का कहना है वो मजबूर है। श्रीमती जोधैया बाई को आवास के संबंध में मैंने इसका परीक्षण किया है। सेक डाटा सूची में इसका नाम नहीं है। वर्ष 2018 में आवास प्लस में भी इसका नाम नहीं जुड़ा है। इसके 2 बेटे हैं और दोनों बेटों को आवास योजना का लाभ मिला हुआ है। सरकार की अन्य स्कीम उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना इन तीनों लोगों को मिला हुआ है और साथ में जोधैया बाई पेंशन प्राप्त है। शासन की जो नीति है उसके अनुसार सेक डाटा सूची में या आवास प्लस में नाम होना अनिवार्य है। इस संबंध में शेष निर्णय शासन को लेना। अम्मा इस उम्र में अपनी कूची से दुनिया में रंग भर रही हैं, लेकिन बेरंग नियम उनके सपनों के आड़े आ रहे हैं। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में जोधैया अम्मा के नाम से एक पक्की दीवार बनी है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सत्ता के शीर्ष से आश्वासन मिलने के बावजूद उनके पास एक पक्की दीवार नहीं जिन पर उनका नाम लिखा जा सके। उम्मीद करते हैं कि अब मध्य प्रदेश शासन अपने नियम शिथिल करेगा और जोधैया अम्मा को एक पक्की छत मिल पाएगी। उमरिया से अपने सहयोगी एजाज और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। खबरों की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब बात करें बजट की। बजट 2023 जरूर है, लेकिन क्या मिशन 2024 की तरफ हम जा रहे हैं? अब इस पर हमारा एक डिटेल्ड बहस मुकाबला में तो आप देख ही लेंगे, लेकिन अलग अलग वर्ग बजट से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं यह जानना बहुत जरूरी है। हमने जो वृद्ध हैं उनकी बात की, हमने बात की मध्यम वर्ग की, लेकिन बनारस के बुनकरों का क्या कहना है, उनके दिल में क्या है और वो बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? आइए आपको ये प्रस्तुति दिखाएं। अपने हथकरघे का ताना बाना ठीक कर रहे यह बुनकर रमजान अली अंसारी हैं। रमजान अली के यहाँ कभी 20 हथकरघे थे और सालाना व्यापार 1 करोड़ के आसपास था, लेकिन अब उनके पास सिर्फ 10 हैंडलूम बचे हैं, लेकिन कारोबार घटकर 20 लाख के आसपास आ गया है। रमजान कहते हैं कि कोरोना के बाद थोड़ी स्थिति ठीक हुई थी,
लेकिन अब बेहद मंदी के दौर से गुजर रही हैं। अगर सरकार ने इसके लिए बाजार उपलब्ध नहीं कराया तो कारोबार बिल्कुल बैठ जाएगा। कोरोना के बाद जो थोड़ा बाजार चली थी तो वो दीपावली तक यार चली, मगर लेकिन दीपावली एक सीजन का समय था। अभी तक हमारा सीजन हमेशा रहता रहा, लेकिन आज हमारी बाजार एकदम मंदी पड़ी है। मंदी के कगार से हमारे लिए बड़ी परेशानी है, बहुत दिक्कत है। हम सरकार से एक ही निवेदन करेंगे कि हमें बाजार की व्यवस्था कराए, चाहे एग्जीबिशन के माध्यम से, चाहे प्रचार हमारा करे, हमारे कपड़े का प्रचार करे, साड़ियों का प्रचार करे, बनारस का प्रचार करे, काशी का प्रचार करे साड़ी के साथ, कि ये बनारस में हमारी कला है, हमारी कला का प्रचार करे। बनारस अपने हथकरघे की साड़ियों के लिए जाना जाता रहा, लेकिन सूरत के बाजार से मुकाबला करने के लिए बनारस में तेजी से पावरलूम आया। 1994-95 में 75,324 हथकरघों पर 1,24,000 बुनकर काम करते थे और पावरलूम की इकाइयां सिर्फ 1,750 थी। वहीं 2009-10 में 50 से 52,000 हथकरघों पर 95,272 बुनकर काम कर रहे थे और पावरलूम की इकाइयां बढ़कर 30,000 हो गई, जो अब लगभग 2 लाख से 2.5 लाख तक हो गई है। लेकिन इस पावरलूम में बिजली का बिल ज्यादा आता है, लिहाजा बुनकर चाहते हैं कि सरकार बजट में उनके लिए फिक्स्ड मीटर का प्राविधान लाए। पावरलूम में आने की एक वजह पड़ी कि बनारसी साड़ी का जो है फिर हम थोड़ा मार्केट बड़ी डाउन हो गई, तो पावरलूम में आए। और जब पावरलूम में आए तो अब हमें मुकाबला सूरत से करना पड़ा, तो गवर्नमेंट थोड़ी सी सहायता भी दी, जो कि हमको बिजली के, और बगैर बिजली पावरलूम चलेगी नहीं। पहले 150 था, अब 300 कर दिया, उसमें भी हम लोग तस्लीम कर लिया गया। अब जो है मीटर की बात आने लगी, तो अगर मीटर से हो जाएगा तो ये बहुत परेशानी है। अगर जीरो कर देगा, अगर ये जीरो हो जाए, हुकूमत कर दे, तो फिक्स कर दे, तो हम लोग के लिए बड़ी राहत हो जाएगी, और यही हम लोग की मांग भी है। बनारसी साड़ी उद्योग में इसके अलावा भी कई दुश्वारियां हैं। जिन धागों मसलन पॉलिस्टर, नायलॉन, कॉटन, मर्सराइज्ड, विस्कोस के दाम 20 से 25% बढ़े हैं, इससे तैयार माल महंगा हुआ है, जबकि बाजार में उतने के खरीदार नहीं हैं। इसके अलावा टैक्स की भी एक अलग मार है, लिहाजा साड़ी व्यवसायी चाहते हैं कि सरकार अब और टैक्स न बढ़ाए। जो यान के प्राइजेज हैं वो करीबन 20 से 30% इधर बीच बढ़ चुके हैं, और उसकी वजह से क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल साड़ी और जो हमारी प्योर की साड़ियां हैं वो सारी की सारी थोड़ी महंगी होती जा रही है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे उद्योग को बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम स्लो वो झेलनी पड़ रही है। पहले तो हमारा लाइन में कोई टैक्स नहीं था, इस बार उन्होंने टैक्स डाला, तो टैक्स ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है कि अब वो 5% का स्लैब कहीं वो 10 या 12 ना कर ले। तकरीबन 7,000 करोड़ के सालाना कारोबार वाला यह व्यापार अब सिमटकर 3,000 से 5,000 करोड़ के बीच रह गया है। ऐसे में साड़ी कारोबार वालों की एक मांग यह भी है कि सरकार ने उनसे अब तक जितना जीएसटी लिया है उसके हिसाब से उन्हें सस्ते दर पर लोन मुहैया करा दे, तो इस कारोबार को एक बड़ी मदद मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बनारसी साड़ी उद्योग के सेहत के सुधार के लिए उपाय नहीं किए हैं, लेकिन अब तक के उसके उपाय नाकाफी रहे हैं। यही वजह है कि इसकी बिगड़ती सेहत की वजह से अब ये उद्योग आईसीयू तक में पहुंच गया है। ऐसे में बुनकर से लेकर साड़ी उद्योग से जुड़े हर व्यक्ति ये चाहता है कि सरकार इसके ताने बाने के हर अंग के लिए कुछ बेहतर उपाय लेकर आए, जिससे इसकी सेहत सुधर सके। अब इस बजट में देखने वाली बात यह होती है कि सरकार किस तरीके का उपाय करती है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। खबरों की खबर में आज बस इतना ही। नमस्कार।